हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल द टैलेंट क्लाउड। आज हम इस वीडियो में आईसीटी के टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस पीवीक्यूज हैं, मतलब किसी भी वेरियस एग्जाम्स के अंदर ये पहले से पूछे गए क्वेश्चंस हैं। हरियाणा के एग्ज़ाम्स में या बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में या एसएससी के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आने वाले पेपर्स के लिए भी ये इक्वली बेनिफिशियल है। जैसे एसएससी पीआरटी का चंडीगढ़ का एग्ज़ाम अभी आने वाला है, पीजीटी का एग्ज़ाम अभी होगा, तो उन सभी में ये बेनिफिशियल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच डिवाइस प्रोटेक्ट्स द इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम डैमेज। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनको ख़राब होने से बचाती है। ठीक है, कैसे ऑप्शंस हैं? सिस्टम यूनिट, मेन फ्रेम, सीपीयू एंड प्लेटफॉर्म। तो इसका आंसर रहेगा सिस्टम यूनिट। जो आपका सीपीयू है, सीपीयू की जो आउटर लेयर होती है जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम सब कुछ लगा रहता है, उस आउटर बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर के जितने भी सीपीयू के जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं उनको खराब होने से बचाता है। ठीक है। सेकंड इज, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर सेट supports Japanese and Chinese phones? First one EBCDIC, BC, ASCII, D यूनिकोड। तो इसका आंसर रहेगा यूनिकोड। यूनिकोड एक ऐसा कैरेक्टर सेट है जो हर एक लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। जो बाकी सारे हैं ये कम लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। जैसे जो एस्काई है वो अमेरिकन लैंग्वेज, अमेरिकन इंग्लिश के लिए है, और जो इस्काई है वो इंडियन स्क्रिप्ट्स के लिए है। तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट कि हर एक कंप्यूटर के अंदर अलग अलग करेक्टर सेट से उसको इनबिल्ट करना। तो इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो सारे के सारे कंप्यूटर्स के साथ काम करता था और सारे के सारे लैंग्वेजेस के साथ काम करता था। उस कैरेक्टर सेट को हम क्या बोलते हैं? यूनिकोड। इसको आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है। और EBCDIC और एस्काई, इनकी फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर किसी को ये फुल फॉर्म नहीं पता तो जो मेरी फुल फॉर्म्स की वीडियो है उसमें मैंने 150 फुल फॉर्म्स को डिस्कस किया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। RTF स्टैंड्स फॉर, RTF इसके ऑप्शंस हैं: रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फ़ॉन्ट एंड राइट टेक्स्ट फ़ॉन्ट। तो इसका आंसर रहेगा रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। क्या आंसर रहेगा इसका? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। फोर्थ क्वेश्चन, VoIP stands for, ऑप्शन नंबर ए वॉइस ओवर इंटरनेट पावर, ऑप्शन नंबर बी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी वेरी ऑप्टिमाइज्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर रहेगा बी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट के ऊपर आपकी वॉइस को डिलीवर करने के लिए जो प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज, ऑप्शन नंबर ए इनक्रिप्शन, स्क्रैम्बलिंग, फायरवॉलिंग एंड डिसेप्शन। तो इसका आंसर रहेगा इनक्रिप्शन। इसके अंदर क्या रहता है कि जैसे कि मैंने आपको मैसेज सेंड किया हेलो, ठीक है, तो ये सेंडर का एंड है और ये रिसीवर का एंड है। लेकिन जब मैसेज आपका ऐसे सेंड हो रहा है तो हम इसको एज इट इज़ सेंड नहीं करते, उसको आगे किसी और कोड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। मान लो मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, ABCDE ओवर द वायर। वायर के ऊपर मैसेज क्या सेंड हो रहा है आपका? ABCDE। हेलो को हमने ABCDE में कन्वर्ट कर दिया कुछ टेक्निक को यूज़ करके। उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? एनक्रिप्शन। ठीक है। अब जब रिसीवर एंड के ऊपर पहुंचेगा तो रिसीवर क्या करेगा? ABCD को एक पब्लिक की के जरिए किसमें फिर से कन्वर्ट कर देगा? हेलो में कन्वर्ट कर देगा। इससे क्या होगा? अगर मान लो बीच में कोई हैकर बैठा है, अगर उसको आपका मैसेज मिल भी जाता है तो वो उसको समझ नहीं पाएगा। ही और शी विल बी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव सेंड टू द रिसीवर। तो इससे आपकी इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी मिलती है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा सही? एनक्रिप्शन। Which option is used to access files from computer store? हमारे पास कंप्यूटर स्टोर के अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, हमने उनको क्या करना है? एक्सेस करना है। पहले तो हम फाइल को ढूंढेंगे ना। टू एक्सेस द फाइल वी हैव टू सर्च द फाइल। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा? फाइंड। हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा फाइंड।
Which of the following is a collection of interrelated data that is used to manipulate and update data? किसको किसके अंदर हम डेटा स्टोर करके रखते हैं? इंटर रिलेटेड डेटा, जो डेटा एक दूसरे के साथ किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई रिलेशन रखता है, हम उसको स्टोर कर लेते हैं ताकि हम उसके बाद उस डेटा के अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकें। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस। विच टाइप ऑफ फाइल इज स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क ड्राइव? जो हार्ड डिस्क ड्राइव है ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है बेटा। किस टाइप की मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी। इसके अंदर हम अपने सॉन्ग्स, मूवीज, ऑडियोज, वीडियोज, इन चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं ताकि हम फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकें। तो इसलिए डेटा है इसके अंदर कैसा रहता है? परमानेंट डेटा स्टोर करके रखते हैं ये। इट स्टोर द डेटा और फॉर द परमानेंट बेसिस। ऑप्शंस हैं वॉलेटाइल डेटा। वॉलेटाइल का मतलब क्या रहता है कि जैसे ही लाइट गई आपका डेटा डिलीट हो गया। तो ऐसा किसके अंदर रहता है? रैम के अंदर। रैम के अंदर जैसे ही लाइट जाती है रैम का जो डेटा है वो डिलीट हो जाता है। नॉन वॉलेटाइल डेटा जैसे कि आपकी रोम है, लाइट जाने पर इस डेटा को कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। बी परमानेंट डेटा, जो डेटा परमानेंट रहता है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर जो आपका डेटा है वो परमानेंट रहता है। टेम्परेरी डेटा किसके अंदर रहता है बेटा? रैम के अंदर, क्योंकि जैसे ही लाइट गई आपका डेटा क्या हो गया? डिलीट हो गया। मतलब जैसे ही आपने अपने डिवाइस को बंद किया आपका कंप्यूटर, आपकी रैम के अंदर जो भी कुछ है वो सारा का सारा क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे डेटा को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेरी डेटा या फिर वॉलेटाइल डेटा। या फिर वॉलेटाइल डेटा कुछ नहीं होता, वॉलेटाइल मेमोरी होती है। रैम एंड रोम क्या है? वॉलेटाइल मेमोरीज हैं। और टेम्परेरी डेटा हो सकता है या परमानेंट डेटा हो सकता है। टेम्परेरी डेटा किसके अंदर स्टोर होता है? रैम के अंदर। और परमानेंट किसके अंदर स्टोर होगा आपका? या तो सेकेंडरी मेमोरी कोई भी हो, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, या फिर रोम के अंदर। नेक्स्ट, वाई यू मस्ट लॉग ऑफ योर कंप्यूटर व्हेन यू आर डन? जैसे ही आपने अपना काम पूरा किया, व्हेन यू आर डन, आपने अपना काम पूरा किया, आपको अपना कंप्यूटर बंद क्यों करना चाहिए या फिर उसको लॉग ऑफ क्यों करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज समवन कैन स्टील योर डेटा एंड फाइल्स, ये भी सही है। सेकेंड, टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सही है। ठीक है, टू मेक कंप्यूटर फास्ट। एंड डी ऑप्शन, बिकॉज इट इज अ रूल। तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? बिकॉज समवन कैन स्टील योर डेटा एंड फाइल्स। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को ऑन छोड़ के चले गए तो कोई पर्सन, कोई अनऑथेंटिकेटेड पर्सन आपके कंप्यूटर से आपका डेटा स्टील कर सकता है, मतलब चोरी कर सकता है। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। ऐसा होने से बचने के लिए, टू प्रिवेंट इट, हम क्या करेंगे? अपने कंप्यूटर को लॉग ऑफ करके जाएंगे। लॉग ऑफ करने के बाद क्या होगा? अगर कोई भी आपके कंप्यूटर को यूज़ करने की कोशिश करेगा तो उसको पासवर्ड एंटर करना होगा। और पासवर्ड या तो आप एंटर करोगे या फिर आपने जिसको पासवर्ड दिया है वो पर्सन उसको यूज़ करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटर टास्क? कंप्यूटर टास्क के लिए, कंप्यूटर के काम परफॉर्म करने के लिए कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, कीज अवेलेबल ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड के ऊपर जितनी भी कीज हैं, ए बी सी डी ई करके जितनी भी कीज है 104, उनकी बात हो रही है। बी, मेमोरी कैपेसिटी ऑफ ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है, स्पीड एंड प्रोसेसर, कोर्स अवेलेबल इन अ प्रोसेसर। तो यहाँ पे आपको मैं डी ऑप्शन से स्टार्ट करूंगी समझाना। कोर्स अवेलेबल इन प्रोसेसर, आपके प्रोसेसर के अंदर कुछ कोर्स होती है, मतलब आपके प्रोसेसर को हमने 2 पार्ट्स में मान लो डिवाइड कर दिया, तो आपका जो भी काम आएगा ना उसको भी हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट इसके पास चला गया मान लो और एक पार्ट इसके पास चला गया। दोनों कोर्स पैरेलली आपका काम परफॉर्म करती हैं। तो ये तो मतलब अच्छी चीज़ है, इससे तो आपका काम जल्दी होगा। तो ये चीज़ तो कंप्यूटर का काम परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सी, स्पीड ऑफ अ प्रोसेसर, अगर आपके प्रोसेसर की स्पीड ज़्यादा है तो आपका काम जल्दी होगा। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। बी, मेमोरी कैपेसिटी ऑफ ग्राफिक्स कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड की मेमोरी कैपेसिटी सही होगी, ज़्यादा होगी तो आपका काम फास्ट होगा, अगर कम होगी तो आपका काम
नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कीज अवेलेबल ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड के ऊपर जितनी भी कीज अवेलेबल है वो आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग में या आपके कंप्यूटर के किसी भी टास्क में किसी तरह का कोई रोल परफॉर्म नहीं करती हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कीज अवेलेबल ऑन द कीबोर्ड। Which of the following is a combination of letters and numbers that are used to access account of a user? यूजर का अकाउंट एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं जिसके अंदर लेटर्स होते हैं और नंबर्स होते हैं? टाइटल नेम नो, यूजर नेम नो, होस्ट आईडी नो, दैट इज पासवर्ड। हमें यूजर नेम पता होना चाहिए और पासवर्ड पता होना चाहिए ताकि हम किसी भी अकाउंट को एक्सेस कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ईमेल एड्रेस? इसमें से कौन सा वैलिड ईमेल एड्रेस है? name.website.inf.ed। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने 2 बार ऐट का यूज किया है। किसी भी ईमेल एड्रेस के अंदर सिर्फ एक ही बार ऐट आता है, ठीक है? कितनी बार ऐट आता है? जस्ट वंस। तो यहाँ पे ए और डी ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए, इनको तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है? और आपके कंप्यूटर के अंदर आपकी ईमेल आईडी के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो यूजर नेम, ठीक है, name.abc या name_abc, ये आपका यूजर नेम है। और उसके बाद जो हमने लिखा है inf.ed, ये क्या है? इट इज योर डोमेन नेम। यहाँ पर आपने आईडी को बनाया है उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। जैसे gmail.com, yahoo.com, hotmail.com, ये सारे के सारे आपके क्या है? डोमेन नेम है, ठीक है? डोमेन नेम और यूजर नेम को सेपरेट करने के लिए बीच में ऐट का सिंबल आता है, ठीक है? और आप यहाँ पे देखिए जो आपका यूजर नेम है, यूजर नेम के अंदर लेटर्स अलाउड है, नंबर्स अलाउड है और अंडरस्कोर अलाउड है। उसके अलावा आप कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकते। तो बी ऑप्शन भी आपका सही नहीं है। तो सही आंसर क्या रहेगा आपका? सी, name_abc@inf.ed। ईडी से हमें पता चलता है ये हमारी एक एजुकेशनल साइट है, ठीक है? Firewall examines each dash that are entering or leaving the internal network. फायरवॉल आपके कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर है या फिर हार्डवेयर है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, ये फायरवॉल क्या करता है? आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा जो आ रहा है उसको क्या करता है? चेक करता है। कोई भी डेटा जो जा रहा है वो कौन से कनेक्शन से आ रहा है या कौन से कनेक्शन से डेटा आपके कंप्यूटर से जा रहा है, उसको चेक करने का काम कौन करता है? फायरवॉल। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं कनेक्शंस, ईमेल यूजर्स, अपडेट्स और डेटा पैकेट्स। तो यहाँ पे ये क्या चेक करता है? कनेक्शन को चेक करता है। अगर इसको कोई न्यू विजिटर लगता है तो उसको तुरंत ब्लॉक कर देता है। अगर कोई पुराना विजिटर है उसको ये क्या कर लेता है? उस कनेक्शन को लीगल कर देता है, मतलब ऑथोराइज कर देता है। शॉर्टकट की दैट स्विच बिटवीन अपर केस टू लोअर केस। अपर केस मतलब ABCDE, इसमें सब कुछ मैंने क्या लिखा है भाई? कैपिटल लिखा है, ठीक है? और लोअर केस सब कुछ मैंने स्मॉल लिखा है, ठीक है? ये आपका क्या रहेगा? लोअर केस। अब अपर को लोअर केस में करने के लिए या लोअर को अपर केस में करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की क्या है? Shift+F3। In MS PowerPoint, Shift plus Insert related to option number A, paste the selected text, copy the selected text, move one slide to another, cut the selected text। तो इसका आंसर रहेगा पेस्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जैसे Ctrl+V काम करती है वैसे ही आपकी Shift+Insert काम करती है, ठीक है? जो भी आपने कॉपी किया हुआ है उसको ये क्या कर देगी? पेस्ट कर देगी। शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या रहता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक ओपन करते हैं आप लोग, ठीक है? FB आपने ओपन करी और यहाँ पे एक FB का पेज ओपन हो गया
और यहाँ पे किसी ABC मान लो किसी और पेज का एक थॉट आपके सामने शो हो गया, जैसे हम पेजेस को फॉलो करते हैं उनके थॉट्स आपके सामने आ जाते हैं। अब आपने उस पेज को खोलना है, ठीक है। आप क्या करते हो, उस पेज के ऊपर क्लिक करते हो तो आप नेक्स्ट उस पेज के ऊपर पहुंच जाते हो, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक। When we connect the different pages, जब हम बहुत सारे पेजेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं उसको हम बोलते हैं हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है हमारी Ctrl+K। आप याद कर सकते हैं, लिंक का लास्ट लेटर K है और शॉर्टकट की भी हमारी क्या है, K। हाउ टू क्रिएट अ डुप्लीकेट स्लाइड। हाँ जी, हमारे पास एक स्लाइड है पावर पॉइंट के अंदर, हमने उसको कॉपी करना है एज इट इज, ठीक है। हमने कॉपी पेस्ट नहीं करना, हमने उसको डुप्लीकेट बनाना है, ठीक है। तो एक ही सिंगल शॉर्टकट की के साथ, तो हमारा ऑप्शंस है Ctrl+D, Ctrl+Shift+D, Ctrl+M, Ctrl+N। तो यहाँ पे आंसर रहेगा Ctrl+Shift+D। इससे हम अपनी जो स्लाइड है उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। Which of the following is not a benefit of cashless payments? कैशलेस पेमेंट्स, जो पेमेंट्स हम अपने डिजिटल डिवाइसेस के ज़रिए करते हैं, मतलब मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए जो हम लेन देन करते हैं पैसों का, उसको हम क्या बोलते हैं, कैशलेस पेमेंट्स। इससे क्या रहता है कि एक तो आपको कहीं आप बाहर जा रहे हो, आपको पैसे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपने फ़ोन से पे कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा सिक्योरिटी मिल रही है इससे। और बहुत ईजी भी है कि आपको हर वक्त पैसे साथ में उठाने की ज़रूरत नहीं है। और पेपर वेस्टेज भी कम हो रही है बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग द पेपर करेंसी। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं मोर सिक्योर। अभी हमने बात की कि सिक्योर तो है, तो ये तो बेनिफिट है कैशलेस पेमेंट्स का। कन्वीनियंट मतलब इजी भी है, इजी तो है ये, तो मतलब ये भी बेनिफिट है कैशलेस पेमेंट्स का। ऑप्शन नंबर ए, इंडिपेंडेंट ऑफ डिजिटल डिवाइसेस, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये कैशलेस पेमेंट्स का बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जो कैशलेस पेमेंट्स हैं वो हम डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू ही परफॉर्म करते हैं। Who among the following is known as inventor of Lisp? Lisp की फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्ट प्रोसेसिंग, इसके जो डेवलपर हैं उनका नाम है जोहन एमसी कार्थी। जोहन एमसी कार्थी, ये या फिर जोहन मैकार्थी इसके डेवलपर हैं। इन्होंने 1959 में इस लैंग्वेज को डेवलप किया। 1959 में इस लैंग्वेज को डेवलप किया। और ये जो लैंग्वेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज है। मतलब AI के लिए हम कौन सी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, लिस्प को। लिस्ट प्रोसेसिंग। एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ। एक्सेल वर्कबुक किस चीज़ की कलेक्शन है, पेजेस की, बुक्स की, वर्कशीट्स की या सेल्स की। तो इसका आंसर रहेगा वर्कशीट्स। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ एक बार एक्सेल। दिस इज योर एक्सेल स्क्रीन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बुक लिखा हुआ है, ठीक है। बुक 1 मतलब ये क्या है, एक वर्कबुक है। और उस वर्कबुक के अंदर एक ये शीट है जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं। और वर्कशीट के अंदर ये बॉक्सेस हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं, दैट आर नोन एज सेल्स, ठीक है। अब इस प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, देन वी अगेन गेट डिफरेंट शीट। फिर से क्लिक करेंगे, हमारे पास एक और शीट आ गई। मतलब ये सारे की सारी शीट्स एक ही वर्कबुक से रिलेट करती हैं, दैट इज बुक 1। तो यहाँ पे इसका आंसर भी कैसे रहेगा, वर्कबुक किसकी कलेक्शन है, वर्कशीट्स की कलेक्शन है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रिड्स फीचर इन पावर पॉइंट। ग्रिड्स का फीचर पावर पॉइंट के अंदर क्या काम करता है, टेबल्स को इंसर्ट करने के काम में आता है, स्पीकर नोट्स ऐड करने के काम आता है, ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से अलाइन करने के काम आता है, और स्लाइड ट्रांजिशन करने के काम आता है। तो इसका आंसर रहेगा टू अलाइन ऑब्जेक्ट्स प्रिसाइजली। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर ऐसे लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है।
अब आप अपने ऑब्जेक्ट को अच्छे से अलाइन कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे आपको ए लिखना है, आप इसी लाइन से शुरू करेंगे ए लिखना। बी लिखना है, आप इस लाइन से बी लिखना शुरू करेंगे। जैसे आपके नोटबुक है ना, आपके नोटबुक के ऊपर ये लाइंस लगी होती हैं, तो इन लाइंस की हेल्प से क्या कर सकते हैं आप, अपना जो लिखने का जो आपका कंटेंट है आप उसको अच्छे से पोजीशन पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर लाइन ना हो, एक प्लेन पेज हो, आपको लिखना ज़्यादा टिपिकल लगता है ना, अगर लाइनिंग वाला पेज हो जैसे कि ये वाला पेज है, हम उस पर ईजिली लिख सकते हैं। ऐसा ही ग्रिड के साथ है कि ग्रिड्स बने होते हैं, इससे क्या रहता है कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से पोजीशन कर सकते हैं। अलाइन का मतलब पोजीशन, हम उनको अच्छे से पोजीशन दे सकते हैं सही तरीके से। What does dollar symbol in a cell reference indicate in Excel? 3 options हैं हमारे पास, 4, absolute, relative, mixed and constant cell reference। तो यहाँ पे आंसर रहेगा absolute। Question number 23, which Excel feature allows you to automatically fill a series of data? सीरीज ऑफ डेटा, जो आपका एक्सेल है उसके अंदर ना सीरीज होती है, जैसे 1 2 3। अब हम ना इन तीनों को कॉपी करते हैं, सॉरी तीनों को मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे ना छोटा सा बॉक्स है, आप देख सकते हैं एक छोटा सा बॉक्स है जिसके ऊपर जब मैं अपना कर्सर लेके जा रही हूँ तो प्लस का सिंबल आ रहा है। अब इसको मैं पकड़ के ना ड्रैग कर रही हूँ, देखो अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली 18 तक सीरीज फिल हो गई। ऐसे ही मैंने जेन लिखा, JAN, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली मंथ्स ऑफ द ईयर आ गए हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, सीरीज। ऐसे ही मंडे ट्यूसडे भी आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सीरीज। ऑटोमेटिकली इस सीरीज को फिल करने के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज ऑटो फिल। जिस बॉक्स को मैंने क्लिक किया, जिसके ऊपर जब मैंने अपना कर्सर लिया प्लस का साइन आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं, फिल हैंडल। क्या बोलते हैं उस बॉक्स को, फिल हैंडल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है पेपर के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है उस सिंगल छोटे से बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, फिल हैंडल। और इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, ऑटो फिल। व्हाट इज द पर्पज ऑफ इफ फंक्शन इन एक्सेल? इफ फंक्शन, इफ मतलब यदि। मैं आपको बोलूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। मतलब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तभी आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। मैंने एक कंडीशन लगा दी, आपके एक्शन के ऊपर एक कंडीशन लग गई, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इफ। इफ का काम यही रहता है कि कंडीशन अगर सही जाएगी तो वो काम होगा, अगर कंडीशन गलत जाएगी तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही रहेगा, परफॉर्म कंडीशनल लॉजिक। इन एक्सेल फॉर्मूला, इन एक्सेल फॉर्मूला इज स्टार्ट फ्रॉम। कोई भी फॉर्मूला हमने एक्सेल के अंदर स्टार्ट करना हो, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू साइन से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू, ये क्या हो जाता है इसको बार बार, कहाँ से शुरू करते हैं, इक्वल टू साइन से। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स इन एक्सेल? फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। व्हाट डज द सेल रेंज रेफर टू इन एक्सेल? सेल रेंज, ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताऊंगी मैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आप देखिए यहाँ पे मुझे ना इन 9 सेल्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो फर्स्ट वे क्या है मेरे पास, मैं इज इक्वल टू का सिंबल लगाऊं और सभी सेल्स के नाम 1 बाय 1 लिखूं। बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं क्या यूज़ करूँगी, सम फंक्शन यूज़ करूँगी और ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट सेल का एड्रेस लिखूंगी। फर्स्ट सेल का एड्रेस लिखा, फिर उसके बाद कॉलन लगेगा और उसके बाद
लास्ट सेल का एड्रेस लिखा जाएगा। आप देखिए यहाँ पे बॉक्स बन गया, ठीक है। अब ब्रैकेट बंद करूंगी, एंटर प्रेस करेंगे तो मेरे पास एडिशन आ गया। आप चेक कर सकते हैं, अपनी तरफ से करके देख सकते हैं। तो इसने क्या किया, जितने भी यहाँ पे सेल्स थे उन सभी को एक साथ कंसीडर किया, मतलब बहुत सारे सेल्स को एक साथ कंसीडर किया किसने, रेंज ने। तो रेंज क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल्स। जो सेल्स साथ साथ में है उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, रेंज। Which Excel feature allows you to protect a workbook with a password। अगर आपने अपनी एक्सेल शीट को क्या लगाना है, पासवर्ड देना है, तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट डैश इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा की विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब एक पिक्चर के अंदर हमने क्या किया, आपके डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, देख के आप सभी को पता चल गया, उसको हम क्या बोलेंगे, चार्ट। इंफॉर्मेशन दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन इज कॉल्ड। जब बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मतलब बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करके हम अपनी इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे को कन्वे करते हैं, तो वो सारे मीडियम्स को हम क्या बोलते हैं, मल्टी मीडिया। क्या बोलते हैं उसको, मल्टी मीडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। जैसे सुपरमैन सबसे ज्यादा पावरफुल रहता है, वैसे ही पावरफुल कंप्यूटर क्या रहेगा आपका, सुपर कंप्यूटर। द ALU ऑफ अ कंप्यूटर नॉर्मली कंटेन्स अ नंबर ऑफ हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट्स कॉल्ड। आपका जो कंप्यूटर का ALU है उसके अंदर बहुत सारे स्टोरेज एलिमेंट्स रहते हैं, उन स्टोरेज एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, हाँ जी। तो आपके अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर कुछ हाई स्पीड एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर हम डेटा स्टोर करके रखते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा यूज किए जाते हैं, इट इज यूज बाय द CPU टू सेंड, स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के दूसरे हिस्सों तक इंफॉर्मेशन और डेटा को सेंड करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए जो हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट्स को यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स। रजिस्टर्स बहुत छोटे साइज के रहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। ये डायरेक्ट CPU के साथ अटैच रहने के कारण इनकी जो स्पीड है बहुत तेज होती है। द कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज एनकोडेड इन। जो कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है उसको कैसे हम एनकोड करते हैं, उसके लिए हम कौन सा सिस्टम यूज़ किया हुआ है, कीबोर्ड, कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर जितनी भी कीज़ हैं हमने उसको कौन से एनकोडिंग सिस्टम के साथ एनकोड किया है, तो आंसर रहेगा आपका एस्की। एस्की, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फॉर एग्जाम्पल, आप कंफ्यूज मत होइए, जैसे हम कंप्यूटर से ए प्रेस करते हैं और ये वाला ए प्रेस करते हैं, तो जब हम प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर के पास ए नहीं जाता कभी भी, उसके पास एक अलग से नंबर जाता है, ठीक है। कंप्यूटर के पास एक अलग से नंबर जाता है, आई थिंक ये 65 रहेगा और ये 97 रहेगा। ये जो नंबर जा रहा है ये कौन से कोड के अकॉर्डिंग जा रहा है, एस्की कोड के अकॉर्डिंग। तो इसी कोड को हम क्या बोलते हैं, एस्की की कोड। कंप्यूटर कीबोर्ड के ऊपर जितनी भी कीज हैं उनको इसी नंबर के साथ डिनोट किया गया है। इनबिल्ट ऐसे कुछ नंबर्स यूज किए गए हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्की कैरेक्टर सेट, ठीक है। ऊपर हमारे को देखने में लगता है कि ABCD लिखा है, लेकिन कंप्यूटर ABCD को नहीं समझ सकता, उसको किसी और तरीके से हम भेजते हैं, एक कोड यूज करते हैं जिस कोड का क्या नाम है, एस्की
कोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टाइप ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी रहती है जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और रेट बहुत कम रहता है और उसकी स्पीड भी कम होती है। कैश और रैम तो इस कैटेगरी में नहीं आती, ऑक्सिलरी नहीं है, ये तो हमारी प्राइमरी मेमोरीज़ हैं, ये तो मेन मेमोरीज़ हैं। इनके बिना तो हमारा कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, इसलिए तो ये बहुत फास्ट है और ये बहुत कॉस्टली भी हैं। लेकिन जो मैग्नेटिक टेप है आपकी, वो आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी है, ठीक है। और ये डेटा को फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करती है। इसकी कॉस्ट भी बहुत कम रहती है, इसकी स्पीड भी ज़्यादा नहीं है और बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करके रख सकती है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या पर्पज़ है, इस यहाँ से थोड़ा क्लियर नहीं है, आई थिंक आई हैव नॉट चेक्ड इट। तो यहाँ पे मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेजेंटेशन, टू ब्राउज द इंटरनेट, टू मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज, टू एडिट फोटोज एंड ग्राफिक्स। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो आपके कंप्यूटर को चलने में मदद करते हैं, जो आपके कंप्यूटर को चलाते हैं। इनके बिना तो आपका कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, टू मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज। ए मॉडम्स ट्रांसमिशन स्पीड इज मेजर्ड इन। आपके मॉडम की जो ट्रांसमिशन स्पीड है, मॉडम की ट्रांसमिशन स्पीड का मतलब एट विच रेट इट कैन सेंड द डेटा। किस रेट के ऊपर, किस स्पीड के ऊपर आपका मॉडम डेटा सेंड कर सकता है, उसको हम कैसे मेज़र करते हैं, हर्ट्ज के अंदर। हर्ट्ज के अंदर तो हम सीपीयू की स्पीड मेज़र करते हैं, मतलब मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज के अंदर। बाइट्स, नो, इट इज़ अ मिनिमम यूनिट टू रिप्रेजेंट द करेक्टर इन द मेमोरी। वॉट्स तो पावर को रिप्रेजेंट करता है, तो आंसर क्या बचा हमारे पास, बिट्स पर सेकेंड। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर क्या रहता है कि आपके टास्क को बहुत सारी कोर्स एक साथ परफॉर्म करती हैं, जिससे आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड। इन एसक्यूएल, डैश इज सिंपली द एवरेज ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज ऑफ एन एट्रीब्यूट। आपकी जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, उनकी एवरेज को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सी चीज यूज करते हैं, मीन। A dash is a device that connects two LANs of the same LAN। सेम टाइप के LAN को कनेक्ट करने के लिए, मतलब जिसकी टोपोलॉजी सेम हो, जिसके अंदर सेम प्रोटोकॉल यूज किए गए हों, ऐसे कुछ LANs को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई, ब्रिज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ब्रिज। अगर इन्होंने लिखा होता कि डिफरेंट टाइप का LAN है, डिफरेंट टाइप का, इसके अंदर मान लो फर्स्ट के अंदर स्टार टोपोलॉजी है, सेकंड वाले के अंदर बस टोपोलॉजी है, फिर आप कौन सी चीज यूज करते, राउटर। इन दैट केस आप क्या यूज करते, राउटर। व्हाट डज ER स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा एंटिटी रिलेशनशिप। आज के लिए बेटा इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपके पास इस वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए, आगे आने वाली वीडियोस को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास कोई भी सजेशंस हैं, तब आपके सजेशंस आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस का सेट चाहिए, 500 क्वेश्चन सेट चाहिए आईसीटी का, तो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल गेट इन कॉन्टेक्ट विद यू। थैंक यू।